Hello, subscribers and my dear student. Chapter 8 Human Health and Disease. तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO हेड ऑफिस इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका हेड ऑफिस जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ ए complete state of physical, mental and social well-being। ये हो गई WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। यानी एक कंप्लीट स्टेट है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। अगर ये तीनों स्टेट अच्छी हैं, यानी फिज़िकली हम फिट हैं, मेंटली हम पॉजिटिव आइडिया रखते हैं एंड सोशली हम में कोई सामाजिक बुराई जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग जैसी कुछ नहीं है, तभी हम हेल्दी माने जाएंगे। ए ग्रीक फिलोसफर हिपोक्रेट सजेस्टेड द मेडिसिन लाइक इंडियन आयुर्वेदा फॉर सर्विंग द पीपल। सो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारी हेल्थ होती है वो फॉलोइंग फैक्टर से अफेक्टेड होती है। देखें कौन कौन से हैं। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टेन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, दीज आर सिंस बर्थ। ये बीमारियां जो होती हैं, दीज आर सिंस बर्थ ड्यू टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इन्हें कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जो डिसऑर्डर्स जन्म से ही होते हैं उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके बाद आती हैं, दूसरा फैक्टर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नो फिज़िकल वर्क, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं कि हम आलसी जीवन बिता रहे हैं। थर्ड, इम्बैलेंस डाइट, यानी डाइट का प्रॉपरली बैलेंस ना होना, यानी ड्यू टू मल न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट का मतलब है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ एक बैलेंस फॉर्म में बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन जब डाइट इम्बैलेंस हो जाती है तब हम बीमार होते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी, फोर्थ रीज़न है एक्सीडेंटल इंजरी। इसमें आता है ट्रॉमा, बर्न, जैसे हम सीवियरली बर्न हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो सब ट्रॉमाज में आते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ बाय पैथोजेंस। डेली रूटीन में हम कोई ना कोई इन्फेक्शन लेते रहते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथ। तो ये हो गए हमारे इन्फेक्शियस डिसीज़। इसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, 6 नंबर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आता है गाउट, आर्थराइटिस, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। इसके बाद हम देखें 8 नंबर एंडोक्राइन डिसीज़। एंडोक्राइन डिसीज़ में जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये हार्मोनल डिसीज़ होती हैं। इसके बाद है लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। जब हम कोई पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तब भी हमें बीमारियां होती हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पर होने के, यहाँ हमारा टॉपिक था हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। वो नंबर 1 जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नंबर 2 जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नंबर 3 इम्बैलेंस डाइट, नंबर 4 एक्सीडेंटल इंजरीज़, नंबर 5 इन्फेक्शियस डिसीज़, नंबर 6 नंबर 7 एंडोक्राइनल डिसीज़ और नंबर 8 लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो ये थे वो फैक्टर जिनकी वजह से बीमारी होती हैं। इसके बाद है हाउ हेल्थ कैन बी मेंटेन। हम अपनी अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छी हेल्थ मेंटेन हो सकती है। नंबर 1 प्रॉपर वैक्सीनेशन। बच्चे को तुरंत उसके जन्म के समय ही हमें सारे वैक्सीन लगवाने चाहिए। नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तब भी हम अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 3 बैलेंस डाइट प्रोवाइड ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। तो हमारी जो डाइट होती है उसकी वजह से, बैलेंस डाइट होने की वजह से हमारी ग्रोथ और इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अवॉइड एडिक्शन। अगर हम किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं लगते हैं
जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहलिज्म है, तब भी हम बीमार नहीं होते हैं। पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन की जाए प्रॉपरली, नहाना, साफ़ कपड़े पहनना और जो है साफ़ सफाई से रहना, ये सब पर्सनल हाइजीन में आता है। तो अभी हमारा जो टॉपिक था वो था हाउ हेल्थ कैन बी मेंटेन। हेल्थ कैन बी मेंटेन बाई 5 फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने बताया प्रॉपर वैक्सीनेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अवॉइड एडिक्शन एंड पर्सनल हाइजीन। अब देखते हैं हम आगे। देखें डिसीज़ की जो डेफिनीशन है, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। डिसीज़ में देखें डिस प्लस ईज़। डिस का मतलब होता है अन और ईज़ का मतलब होता है कंफर्ट, यानी द स्टेज ऑफ अनकम्फर्ट इज़ नोन एज डिसीज़। तो इसकी डेफिनीशन हो गई, द स्टेज ऑफ अनकम्फर्ट इज़ कॉल्ड डिसीज़। अब देखें डिसीज़ जो होती हैं, डिसीज़ कैन बी डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस। देखें वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो देखें एक्यूट, द अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ विच कैन बी रिकवर्ड सून, उसे हम कहेंगे एक्यूट। इसका एग्जांपल है जैसे फीवर है, कॉमन कोल्ड है, हेडेक है एंड कफ। इसका मतलब जो बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ रिकवर्ड हो जाती हैं, कम टाइम में सही हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिसीज़। अब दूसरी टाइप की डिसीज़ होती हैं जैसे क्रॉनिक। क्रॉनिक में आएगा द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज of disease is called chronic stage. It takes longer time in healing. जैसे टीबी है, अस्थमा है, अगर ये बीमारियां होती हैं तो ये बहुत लंबे समय में जाकर सही होती हैं। टीबी का इलाज कम से कम 1 साल तक लगातार चलता है, अस्थमा तो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो ऐसी बीमारियां जो कि लंबे समय में सही होती हैं, लास्ट या प्रोलॉन्ग्ड स्टेजेस होती हैं, उन्हें हम क्रॉनिक। तो अभी हमने देखा डिसीज़ को 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट हम समझ चुके एंड क्रॉनिक हम समझ चुके। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस। देखें डिसीज़ के टाइप, डिसीज़ जो हैं सेवरल टाइप की होती हैं, जैसे देखते जाएं। नंबर 1 डेफिशिएंसी डिसीज़। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ जो होती हैं, इसके एग्जांपल हम देखें जैसे स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होगी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह की कमी से होगी, बेरी विटामिन बी की कमी से होगी, एड्स विटामिन डी की कमी से होगा, स्टेरिलिटी विटामिन ई की कमी से होगा, और एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी आयरन की कमी से होगा। तो ये हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ डिसीज़ में पहली टाइप डेफिशिएंसी डिसीज़, जिसकी एग्जांपल अभी हम देख चुके। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर इन्फेक्शियस डिसीज़। देखें इन्फेक्शियस डिसीज़ में हम इसको कुछ अलग अलग कैटेगरीशन में लाते हैं। जैसे वायरस से होने वाली तो HIV हो गया, पोलियो हो गया, मीज़ल्स हो गए, हर्पीज़ हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और जैसे पॉक्स होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है, तो ये सब जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद हम दूसरा कैटेगरीशन देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में जैसे टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी कोल्ड कहलाता है, टिटनस, प्लेग एंड कॉलरा, ये हो गए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोनल में हम लिखेंगे जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, पायोरिया, ल्यूकोरिया, अमीबियासिस, ये हो गई प्रोटोजोनल डिसीज़। इसके बाद देखें फंगल में आता है रिंगवॉर्म एंड डैंड्रफ, ये हो गई फंगल डिसीज़। तो इस तरीके से सेकंड टाइप हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में जैसे हीमोफीलिया, एल्केप्टेन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आ गए जैसे KLF क्लिनीफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरीशन है
फोर्थ कैटेगरीशन में आएगा एंडोक्राइनल डिसीज़। एंडोक्राइनल डिसीज़ में जैसे जैंटिज्म हाइपर सिक्रीशन ऑफ STH हार्मोन की वजह से होता है। डॉफिज्म हाइपर सिक्रीशन, डॉफिज्म में लिखेंगे हाइपो सिक्रीशन ऑफ STH, ये डॉफिज्म हो गया। इसी तरीके से डायबिटीज़ इंसिपिडस, इट अकर्स ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ ADH हार्मोन। और इसके बाद दूसरी बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस, तो इसमें हम देखेंगे इट अकर ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो अभी हमने देखा यहाँ फोर्थ कैटेगरीशन था एंडोक्राइनल डिसीज़। इसके बाद फिफ्थ नंबर हम देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स। तो मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं जैसे डिप्रेशन, फोबिया, PHOBIA फोबिया, डिमेंशिया, DEMENTIA डिमेंशिया का मतलब है याददाश्त का खो जाना, मेमोरी लॉस। इंसोमेनिया, INSOMANIA जैसे नींद का ना आना, इम्प्रॉपर स्लीप, इंसोमेनिया कहलाता है। इसके बाद आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा में देखेंगे इट कंटेन्स एक्सीडेंटल इंजरीज लाइक फ्रैक्चर, सीवियर बर्न, पॉइजन इनटेक। इसके बाद लास्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आते हैं इट इंक्लूड आर्थराइटिस एंड गाउट। तो अभी हम ये यहाँ पढ़ चुके। इसके बाद हम देखते हैं पैथोजन। तो पैथोजन में हम लिखेंगे यहाँ पर द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, हम देख चुके हैं। इसमें आते हैं 5 तरीके के पैथोजन हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ के अंदर एस्केरिस एंड टेपवॉर्म आ जाते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज़ और एस्के हेलमिंथीज़। प्रोटोजोनल डिसीज़ अधिकतर हमें इन्फेक्टेड वाटर पीने की वजह से होती हैं। बाकी हम पैथोजन के बारे में जान ही गए। अब देखें यहाँ पर आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो देखें प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बना लेंगे प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल को। सबसे पहले यहाँ मॉस्कीटो बाइटिंग लिखेंगे। देखें इसके 2 होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के। सबसे पहले लिखेंगे मॉस्कीटो बाइटिंग। मॉस्कीटो बाइटिंग के बाद यहाँ लिखेंगे इन्फेक्टेड RBC। इसके बाद हम लिखेंगे इन्फेक्टेड RBC स्टार्ट टू रिलीज़ द स्पोरोजोइन एंड बस्ट इन द लीवर, 3rd स्टेप। इसके बाद हम लिखेंगे 4th फीवर इज़ प्रोड्यूस्ड स्टेप। इसके बाद हम लिखेंगे गैमीट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। तो ये आधा स्टेप हो गया इसका जो ह्यूमन के अंदर होता है। तो देखें ये जो साइकिल है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, इसके 2 होस्ट होते हैं। तो इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, 2 होस्ट हैं। पहला होस्ट मैंने यहाँ बताया ह्यूमन होस्ट, यानी जब भी अभी कोई हमें मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो, एनोफ्लीज मॉस्कीटो काटती है तो ह्यूमन के अंदर ये स्टेप होते हैं। इसके बाद
इस डिवाइडर के दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मॉस्कीटो हॉस्ट। तो मॉस्कीटो हॉस्ट के लिए यहाँ पर देखें यहाँ तक हमने देख लिया। अभी ह्यूमन हॉस्ट, अब इसके बाद देखते हैं फीवर इज़ प्रोड्यूस के बाद गैमीट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कोई मच्छर मॉस्कीटो उस ह्यूमन को काटता है, उसका ब्लड सक करता है, तब साइकिल शुरू होती है मॉस्कीटो हॉस्ट में। तो देखें दूसरा स्टेप भी आ जाएगा, इसमें लिखेंगे फीमेल मॉस्कीटो रिलीज़ द गैमीट बाय ब्लड मील। दोबारा सुने, फीमेल मॉस्कीटो रिसीव, यह है रिसीव, फीमेल मॉस्कीटो रिसीव द गैमीट बाय ब्लड मील, यानी जब कोई फीमेल मॉस्कीटो उस व्यक्ति के ब्लड को सक करती है तब उसे जो है गैमीट मिल जाते हैं फीमेल मॉस्कीटो को। इसके बाद अगला, ये जो साइकिल है ये फीमेल मॉस्कीटो के अंदर चल रही है। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स इन मॉस्कीटो इंटेस्टाइन और गट। इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ लिखेंगे स्पोरोजोइट सैलाइवरी ग्लैंड मॉस्कीटो हॉस्ट, स्पोरोजोइट सैलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे कि ये स्पोरोजोइट जो होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड से, यहाँ जो प्रोसेस हो रही है इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन, बन के स्पोरोजोइट बना लेते हैं और सैलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट सीधे जब कोई मच्छर हमें काटता है तो ये स्पोरोजोइट फिर दोबारा से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस साइकिल को दोबारा से एक बार देख लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, इन 2 मार्क्स इट यूजली कम। तो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप। हम देख रहे हैं ये डिवाइडर मैंने बनाया है। पहला स्टेप ह्यूमन हॉस्ट है, ह्यूमन हॉस्ट के स्टेप हमने देख लिए, और दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं मॉस्कीटो हॉस्ट है इस डिवाइडर के दूसरी तरफ। तो अभी हम देख चुके, देखें साइकिल को दोबारा से देख लें। पहला मॉस्कीटो बाइटिंग, दूसरा इन्फेक्टेड आरबीसी इन लीवर, थर्ड इन्फेक्टेड आरबीसी स्टार्ट टू रिलीज स्पोरोजोइट एंड बस्ट इन द लीवर। इसके बाद फीवर इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके बाद गैमीट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो ये तो हो गया ह्यूमन हॉस्ट। इसके बाद हम देखते हैं आगे इस साइकिल को इस तरीके से देखेंगे कि फीमेल मॉस्कीटो रिलीज़ द गैमीट बाय फीमेल मॉस्कीटो रिसीव द गैमीट बाय ब्लड मील। इसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स इन मॉस्कीटो इंटेस्टाइनल गट। इसके बाद हम देखेंगे स्पोरोजोइट सैलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर स्पोरोजोइट दिखा देंगे, मल्टीपल फिशन हो जाएगा सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ये स्पोरोजोइट रिलीज़ हो जाएंगे। फिर यही मॉस्कीटो फीमेल मॉस्कीटो जब फिर दोबारा से मॉस्कीटो बाइटिंग करेगी तो यहाँ से ये स्पोरोजोइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे फिर दोबारा से ह्यूमन में। तो ये साइकिल बना लेंगे, 3 मार्क्स में साइकिल आती है। ओके, मलेरियल लाइफ साइकिल इज़ completed in 2 steps. Malarial life cycle is completed in 2 steps. One host is human and second host is mosquito. दोबारा सुने, when infected RBC burst in the liver, cells it produce a poisonous substance known as
poisonous substance known as hemozoin, and fever usually comes in the alternating मेथड, मतलब एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा। दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, ROSS, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज एंड सर्च्ड द ट्रीटमेंट ऑल्सो। देखें, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की साइकिल को डिस्कवर किया था और उन्होंने ही, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इसका ट्रीटमेंट बताया। इसके ट्रीटमेंट के लिए बाय द बार्क ऑफ सिनकोना, CINCHONA, by the bark of cinchona tree produce anti-protozoal medicine known as quinine। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो कुनेन, सिनकोना ट्री की बार्क से बनती है मेडिसिन, उससे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जो इन्फेक्शन फैलाती है, उसे स्पोरोजोइट कहते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट कंट्रोल द वायरल इन्फेक्शन बिकॉज वायरसेस आर कवर्ड बाई ए प्रोटीन कोट which cannot be break down by antibiotics। जनरली कुछ लोग वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन को कवर नहीं कर पाती। उसका कारण है कि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन कोट से कवर्ड होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उन वायरस के प्रोटीन कोड को ब्रेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती, वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही वर्क करती हैं। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी डिसीज़ रेसिस्टिंग पावर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की पावर होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। So disease resisting power of the body is called immunity. It is an combined impact. It is a combined impact of B cells and T cells। तो देखें, B सेल जो होती हैं वो बोन मैरो की सेल्स होती हैं, टी सेल्स थाइमस सेल्स होती हैं। ये दोनों मिलकर हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। हम जानते हैं कि जो WBC होती हैं, WBC बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं।
तो अब देखें बी सेल्स आर हेल्पफुल इन अरेंजिंग द माइक्रोब्स in a group, and T cells are responsible for killing the microbes by phagocytosis process. In HIV cases, T cells are nil, so microbes cannot be killed, so immunity is failed. अब देखें इंटरफेरॉन क्या होता है। जब हम कभी वायरल इन्फेक्शन में होते हैं तो हमारी बॉडी वायरस के साथ इन्फेक्शन प्रोसेस में हमारे बॉडी के प्रोटीन जो हैं वायरल इन्फेक्शन के समय में एक प्रोटीन बनाते हैं जो वायरस के एक्शन के अगेंस्ट में होता है, उसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी एंटीवायरल प्रोटीन इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन। तो देखें इंटरफेरॉन इट इज़ द एंटीवायरल प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन। इफ़ इसका एग्जांपल देखें, इफ़ ए पर्सन is suffering from viral infection, he will not suffer again, because during viral infection he has made the antibody interferon, antiviral protein known as interferon। मतलब अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स होने के बाद वो पॉक्स 15 दिन तक अगर रहा तो उसे फिर दोबारा नहीं होगा, उसका इन्फेक्शन उससे उसके दूसरे छोटे या बड़े भाई में चला जा सकता है। फिर छोटे और बड़े भाई का वो इन्फेक्शन दोबारा से उसमें लौट कर नहीं आएगा जिसे पहले ही इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए एक प्रोटीन बन जाता है, उसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अगला हेडिंग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी INNATE और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब देखें इन्नेट इम्यूनिटी विच इज़ नेचुरल एंड मेंटेन्ड बाय WBC एंड अदर बॉडी ऑर्गेनल्स इज़ कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। तो देखें इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे फिज़िकल बैरियर। तो फिज़िकल बैरियर में देखेंगे जैसे स्किन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल जैसे आई कंजक्टिवा, नेज़ल एपिथीलियम। इसके बाद हम देखें फिज़ोलॉजिकल बैरियर। तो फिज़ोलॉजिकल बैरियर में इन दिस टाइप ऑफ barriers microbes can be controlled by saliva, tear, sweat, wax of ear and HCl of stomach kill the microbes। तो ये कहलाते हैं फिज़ोलॉजिकल बैरियर। थर्ड में हम देखें सेलुलर बैरियर। इन दिस टाइप ऑफ बैरियर्स B cells and T cells prevent the entry of microbes, सेलुलर बैरियर। इसके बाद है साइटोकाइनिन बैरियर में लिखेंगे इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन और एंटीवायरल प्रोटीन। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के हमने टाइप देखे, जैसे नंबर 1 था फिज़िकल बैरियर, नंबर 2 था फिज़ोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 था सेलुलर बैरियर और नंबर 4 था साइटोकाइनिन बैरियर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय वैक्सीनेशन।
which is prepared by giving vaccination. During vaccination, killed form of microbes introduced into the body which engulfed WBC and form the antibodies. Antibodies are 4 type. देखें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, जिसमें नंबर 1 IgM, तो IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, M एंटीबॉडीज़। नंबर 2 IgE इम्यूनोग्लोबिन E, ये जो हैं एलर्जिकल रिएक्शंस में काम करती है। IgG इम्यूनोग्लोबिन G, ये एंटीबॉडीज़। IgA इम्यूनोग्लोबिन A, जो कि कोलोस्ट्रम में होती है। कोलोस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल्क होता है, डिलीवरी के बाद मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है। तो अभी हमने देखा दूसरी टाइप थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ देखी और हमने देखा वैक्सीनेशन। तो हम ये टॉपिक समझ चुके जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप हमने समझ लिए, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजी सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने देखा वैक्सीनेशन के ज़रिए जो डेवलप की जाती है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ हमने देखा IgM, IgE, IgG और IgA टाइप के एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर CMI। CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर टिश्यू मैचिंग। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, देखें एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एग्ज़ाम में बहुत आता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। NCERT में भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना हुआ है। एंटीबॉडी जैसे कि अभी हम जानते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने IgM, IgG, IgE और IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ देखी थी। तो अब हम एक एंटीबॉडी का यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो देखें एंटीबॉडी इज़ formed by engulfation of microbes by WBC. Antibody is present in blood plasma and helpful in producing long time immunity. Antibody is made up of 2 heavy and light chain। तो इसमें 2 तरीके की चेन होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। एंड इट्स फार्मूला इज़ H2L2। इसका मतलब ये हो गया, H मतलब हैवी चेन 2 हैं, L2 मतलब लाइट चेन, ये भी 2 हैं। तो देखें हैवी चेन और लाइट चेन किस तरीके से होंगी, डायग्राम को ध्यान से देखें। ये है हैवी चेन, जैसे कि हमने दिखाई है वाई शेप्ड, ऊपर से नीचे ये आ रही है हैवी चेन। तो हैवी चेन कितनी बताई हैं? 2। एक चेन ये आ गई और दूसरी चेन ये आ गई। इसी तरीके से लाइट चेन, देखें लाइट चेन ये रही, इसके सपोर्ट में सल्फाइड यहाँ पर और इसके सपोर्ट में ये। तो अभी हमने देखा 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन है। हैवी चेन ये आ गई जो ऊपर से लेके नीचे तक है ये, और एक ये आ गई और एक हैवी चेन ये आ गई। इसके बाद लाइट चेन में हम देख रहे हैं यहाँ पर SS बॉन्ड बनाकर ये लगी हुई है। ये क्या है? लाइट चेन, और इधर भी ये लाइट चेन है। अब देखें, इसको ध्यान से देख लें, इसमें बॉन्ड बनाने हैं। हैवी चेन में SS एक बॉन्ड यहाँ ऐसे दिखाएंगे, लाइट चेन में एक SS बॉन्ड दिखाएंगे, इन दोनों को बीच में SS बॉन्ड से जोड़ देंगे। इसके बाद SS बॉन्ड ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है,
फिर एसएस बॉन्ड यहाँ दिखाने हैं, एसएस बॉन्ड यहाँ दिखाने हैं, और ये तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आप लोग समझ गए, इसको बनाना है। इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी की बुक खोलें चैप्टर 8 में और इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला था H2L2। H2 का मतलब 2 हैवी चेन और L2 का मतलब 2 लाइट चेन, और इनके जो बॉन्ड हैं उसको ध्यान से प्रॉपरली बना लेंगे। और इसी के साथ अभी मैं यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ फिनिश, चैप्टर तो काफ़ी लेंदी है, इसके बाद हम देखेंगे इसका पार्ट 2। मैं समझता हूँ चैप्टर 8 में पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया और इसको समझ लिया है। अब इसका इस चैप्टर का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।